गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास एमए फाइनल ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी। जो हमारा आज का वीडियो है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऊपर होगा। हमने जो हमारा पिछला जो वीडियो बनाया था वो एमए फाइनल ज्योग्राफी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन था। उस इंट्रोडक्शन में हमने आपको पेपरों के बारे में बताया था कि एमए फाइनल के अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत जो 4 पेपर हैं वो चारों पेपरों के बारे में हमने आपको बताया कि जो पहला जो आपका पेपर है वो फर्स्ट पेपर आपका एडवांस इंडियन ज्योग्राफी है। और एडवांस इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो आपकी बुकें हैं, जिनके जो राइटर हैं, जिसमें R.C. तिवारी साहब हैं, सुरेश बंसल साहब हैं, B.C. जाट साहब हैं, माजिद हुसैन साहब हैं, S.S. ओझा साहब हैं। ये रेफरेंस बुकें हैं जिनसे आप अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर के जो टॉपिक हैं उनको कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड जो आपका पेपर है वो एग्रीकल्चर का पेपर है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो आपकी बुक हैं वो माजिद हुसैन साहब की बुक की बेस्ट बुक मानी जाती है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। उसके अनुसार आप जो हैं कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरा जो पेपर आपका अर्बन ज्योग्राफी का है। अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत सुरेश बंसल साहब हैं, अलका गौतम, रतन तिवारी जो हैं ये इसके राइटर हैं। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी R.D. दीक्षित महोदय की, R.D. दीक्षित के हिसाब से के बाद हरिमोहन सक्सेना की जो आपकी बुक और चौधरी की, ये बुकें हैं। चारों पेपरों में से हमने जो आपका पेपर स्टार्ट कर रखा है वो एमए फाइनल के स्टूडेंटों के लिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पेपर हमारा प्रारंभ किया था। एमए फाइनल ज्योग्राफी, जिसमें हमारा बुक चल रहा है या पेपर चल रही है वो है हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये जो चौथा पेपर जो हमारा राजनीतिक भूगोल का है, हमने इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अब तक हमने इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन किया और हमने ये जाना कि राजनीतिक भूगोल का विकास कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है। और हमने इस बात से परिचित हुए हम कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये कहता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कि जब ज्योग्राफी का डेवलप हुआ और जब ज्योग्राफी के अंतर्गत वार्नियस महोदय के द्वारा ज्योग्राफी के अंतर्गत जब द्वैतवाद को प्रारंभ किया गया तो भूगोल के अंतर्गत 2 बड़ी शाखाओं का निर्माण हुआ। इसमें से पहली जो शाखा थी आपकी भौतिक भूगोल के रूप में आई और दूसरी बड़ी जो शाखा थी वो आपकी मानव भूगोल के रूप में आई। वार्नियस साहब ने इसे सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल के रूप में नाम दिया था और बाद में जाकर ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में परिवर्तित हुई। तो मानव जो भूगोल थी, उस मानव भूगोल की जो प्रमुख जो शाखा थी, उस प्रमुख शाखा के अंतर्गत हमारी राजनीतिक भूगोल आती है। तो हमने राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत प्रारंभिक जो हमारे दार्शनिक थे, भूगोलवेत्ता थे, उन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो प्रयास किए गए थे इसके विकास में, राजनीतिक भूगोल के विकास में, उनको समझा था और देखा था कि प्रारंभिक सदी के अंतर्गत जो हमारे प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, यूनान के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स के अंतर्गत भी उन्होंने इस राजनीतिक भूगोल का जो है वर्णन किया, इस पर जो है प्रकाश डाला। इसके बाद में कांट महोदय के बाद में कार्ल हॉब्सवर्थ महोदय ने, रेडजल महोदय ने, प्रेस्कॉट महोदय ने, फिर उसके बाद में जीनगॉट महोदय ने, मूडी महोदय ने, पॉन्ट्स महोदय ने, इन सभी भूगोलवेत्ताओं ने जो है इसके विकास के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का जो हमारा अगला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद में वो है हमारा इसकी डेफिनेशन कि राजनीतिक भूगोल की परिभाषाएं क्या होंगी। राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु को जब हमने जाना और जब समझा तो हमने ये देखा कि जो राज्य है उस राज्य के अंतर्गत जो भौगोलिक जो क्षेत्र है राज्य के भौगोलिक क्षेत्र तथा राज्य के प्राकृतिक संसाधन जो हैं, उन राज्य के भौगोलिक तथा राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का जो महत्वपूर्ण जो अध्ययन का कार्य जो किया जाता है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है।
तो राजनीतिक भूगोल जो एक पूरे राज्य से जुड़ा हुआ है, राज्य का जो है पूर्ण अस्तित्व जो है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत समायोजित है। तो राजनीतिक भूगोल के समय अवधियों में, अलग अलग समय अवधियों में अलग अलग भूगोलवेताओं ने जो परिभाषाएं दी हैं, जो डेफिनेशन दी हैं, उन डेफिनेशनों को हमें आज यहाँ देखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक भूगोल की परिभाषाएं। परिभाषा, डेफिनेशन। तो सबसे पहले जो परिभाषाएं जो दी हैं, वो परिभाषाएं जो कोटेशन के रूप में जो दी हैं, वो सबसे पहली परिभाषा राजनीतिक भूगोल की दी है वो है कार्लसन। कार्लसन जो महोदय थे, उन कार्लसन महोदय ने सबसे पहले राजनीतिक भूगोल की परिभाषा लिखी है। जो क्या परिभाषा है मैं आपको बताता हूँ कि राजनीतिक भूगोल राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। कि राजनीतिक भूगोल राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। ये राजनीतिक भूगोल जो राज्य के जो आंतरिक जो संबंध हैं, अंतर जो संबंध हैं, उनका अध्ययन करता है। अतः राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। अतः राज्य का भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। राजनीतिक भूगोल जो है राज्य का भौगोलिक जो संबंध होता है, जो भौगोलिक जो परिप्रेक्ष्य है, उसको क्या करता है, संबंधित करता है, उसको व्यक्त करता है, उसको बताता है। ये परिभाषा कार्लसन ने दी थी और कार्लसन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो थी ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो इनकी बुक थी वो थी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स। ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो पुस्तक जो कार्लसन महोदय ने लिखी, उस कार्लसन महोदय की इस पुस्तक के अंतर्गत ये राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है कि राजनीतिक भूगोल राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन करती है। राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन करती है और राज्य का जो संबंध होता है, अंतर संबंध होता है, वो उसके फिजिकल स्वरूप पर निर्भर करता है, भौगोलिक स्वरूप पर निर्भर करता है, उसकी फिजिकल कैरेक्टर पर निर्भर करता है कि राज्य का भौगोलिक स्वरूप किस तरह का होगा। वो जो है राजनीतिक भूगोल उसके बारे में बताती है। ये कार्लसन महोदय के द्वारा दी गई जो है परिभाषा थी। दूसरी जो परिभाषा जो दी है वो दूसरी परिभाषा रिचर्ड हॉटसन ने दी है। रिचर्ड हॉटसन महोदय के द्वारा जो परिभाषा दी है वो परिभाषा दी है कि राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्यापक विभिन्न लक्षणों से संबंध का अध्ययन करती है। अर्थात राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्यापक
व्यापक विभिन्न लक्षणों से संबंधित संबंध रखता है। अगली जो परिभाषा है वो रिचर्ड हॉटसन की। रिचर्ड हॉटसन महोदय कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों से संबंध रखता है। अर्थात राजनीतिक भूगोल अलग अलग स्थानों पर होने वाले राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल अर्थात उसके भौगोलिक स्वरूप के विभिन्न लक्षणों के साथ रिलेशन रखती है, संबंध रखती है। ये राजनीतिक भूगोल जो रिचर्ड हॉटसन जो महोदय थे, रिचर्ड हॉटसन महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा है। और रिचर्ड हॉटसन के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी वो थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पॉलिटिकल बुक जो थी वो बुक थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड, इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड इस पुस्तक के माध्यम से रिचर्ड हॉटसन महोदय कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल विभिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्यापक भिन्न लक्षणों से संबंध व्यक्त करता है, संबंधों का अध्ययन करता है, संबंधित है या संबंध रखता है। ये कार्लसन तथा रिचर्ड हॉटसन की प्रसिद्ध जो है डेफिनेशन है जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में हमें ज्ञान कराती हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी राज्य के अंतर संबंधों का किस तरह से अध्ययन करती है और राज्य के अंतर संबंध किस स्वरूप से जुड़े होते हैं, वो है भौगोलिक स्वरूप। यहाँ भी भौगोलिक संबंध की बात हुई है, यहाँ भी पृथ्वी तल की बात हुई है। पृथ्वी तल का मतलब होता है भौगोलिक स्वरूप अर्थात उसके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर किस तरह से राज्य का जो फिजिकल स्वरूप है वो किस तरह से हमारी इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ संबंध व्यक्त करता है, वो परिभाषाएं कार्लसन तथा रिचर्ड हॉटसन ने दी हैं। कार्लसन तथा रिचर्ड हॉटसन के बाद में जो अगली परिभाषा दी है वो पॉन्ट्स महोदय ने दी है। तो अगली जो परिभाषा है वो है आपकी पॉन्ट्स। अगली जो परिभाषा दी है वो पॉन्ट्स महोदय ने दी है और पॉन्ट्स ने पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉन्ट्स कहता है कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्र, उनके संसाधन, विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित है। राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्र, उनके संसाधन, विस्तार एवं कारणों से संबंधित है। जो पॉन्ट्स महोदय थे, पॉन्ट्स महोदय ने पॉलिटिक्स ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी और पॉलिटिक्स ज्योग्राफी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि राजनीतिक दृष्टि से संबंधित क्षेत्र, राजनीतिक दृष्टि से संगठित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के जो संसाधन हैं, उनके जो विस्तार हैं और उनके जो कॉज हैं, उनका सबका संबंध इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी से होता है।
ये हमारे पॉन्ड्स महोदय के द्वारा लिखी गई दी गई परिभाषा है। इसके बाद में अगली जो परिभाषा है वो मूडी महोदय के द्वारा दी गई थी। अगली जो परिभाषा है मूडी महोदय क्या कहते हैं राजनीतिक भूगोल की परिभाषा में? मूडी, और जो इनकी बुक जो थी वो थी बिहाइंड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो मूडी कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन मुख्यतः वर्तमान दशाओं से संबंधित होता है। कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन मुख्यतः वर्तमान दशाओं राजनीतिक भूगोल का अध्ययन वर्तमान दशाओं से संबंधित होता है। राजनीतिक भूगोल का जो मुख्यतः अध्ययन जो है राजनीतिक भूगोल का जो स्टडी जो है वो वर्तमान दशाओं से संबंधित होती है, किंतु भूतकाल की घटनाओं को आज व्यवस्थित स्वरूप में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। परंतु या किंतु भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित करके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तक के रूप में अध्ययन करता है। इनकी जो पुस्तक थी ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स, जो इनकी बुक है वो है ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स। अब तक हमने 4 परिभाषाएं देखी हैं। पहली परिभाषा हमने कार्लसन की देखी, दूसरी परिभाषा हमने हॉटसन महोदय की देखी, तीसरी परिभाषा हमने पॉन्ड्स महोदय की देखी। पॉन्ड्स महोदय की परिभाषा के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्र, उसके संसाधन, उसके विस्तार सभी से संबंधित होती है। जो मूडी महोदय हैं उन्होंने परिभाषा दी कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन वर्तमान दशाओं से संबंधित होता है। यही नहीं बल्कि भूतकाल की घटनाओं को भी हम वर्तमान स्वरूप के परिवर्तक के रूप में उसका हम अध्ययन करते हैं कि जो भी हमारी भूतकाल की जो घटनाएं हैं उन भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदल के हम उनका क्या करते हैं राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का कार्य करते हैं। तो हमने अब तक 4 बड़ी जो है परिभाषाएं डेफिनेशन राजनीतिक भूगोल की समझी हैं। इन चारों बड़ी डेफिनेशन के अंतर्गत जो पहली जो परिभाषा थी जो कार्लसन महोदय के द्वारा दी गई थी, तो कार्लसन महोदय ने बताया था कि राजनीतिक भूगोल जो होती है वो राज्य के साथ अंतर संबंध व्यक्त करती है और राज्य का जो अंतर संबंध होता है वो उसके भौगोलिक स्वरूप के द्वारा निर्धारित किया जाता है। परिणाम ये हुआ कि राज्य और भौगोलिक स्वरूप राजनीतिक भूगोल के लिए महत्वपूर्ण जो है अंग माने जाते हैं। इसी तरह से पॉन्ड्स महोदय ने भी बताया कि राजनीतिक जो हमारे भूगोल है वो हमारे संगठित जो क्षेत्र हैं और उसके जो संसाधन और उनका जो विस्तार है उन सबका जो है अध्ययन करने का कार्य करती है। मूडी महोदय ने भी कहा कि राजनीतिक भूगोल वर्तमान दशाओं से संबंधित होती है, कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो वर्तमान में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं का जो है अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। किंतु जो हमारी जो भूतकाल की जो घटनाएं उन भूतकाल की घटनाओं को भी हम वर्तमान स्वरूप में बदलकर
उनका भी हम अध्ययन जो है इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये जो परिभाषाएं हमने जानी हैं वो हमारी इन परिभाषाओं से यह सार निकलता है या निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य का और भौगोलिक स्वरूप का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात राजनीतिक भूगोल राज्य तथा उसके भौगोलिक स्वरूप के साथ अंतर संबंध व्यक्त करने वाली भूगोल की शाखा मानी जाती है, जिसके अंतर्गत राज्य और राज्य में घटने वाली जो दशाएं हैं, चाहे वो वर्तमान दशाएं हों चाहे वो भूतकाल की दशाएं हों, उन सभी का भौगोलिक स्वरूप के आधार पर अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। तो हमने यहाँ 4 महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझी हैं। इसके अलावा भी आप प्रेस्कॉट महोदय की परिभाषा को भी जान सकते हैं कि प्रेस्कॉट महोदय के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक निर्णय एवं क्रियाओं से उत्पन्न भौगोलिक परिणामों से संबंधित है। अर्थात प्रेस्कॉट जो महोदय थे, प्रेस्कॉट महोदय ने जो राजनीतिक भूगोल की परिभाषा दी है, उन्होंने बताया है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक निर्णय एवं क्रियाओं से उत्पन्न भौगोलिक परिणामों से संबंधित होती है। अर्थात राजनीतिक जो निर्णय और राजनीतिक जो क्रियाएं हैं, उनका जो भौगोलिक जो परिणाम प्राप्त होता है, उनका जो रिजल्ट आता है, उसका संबंध भी जो निर्णय और क्रियाओं का जो रिजल्ट है, अर्थात राजनीतिक क्षेत्र की जो नीतियां हैं, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, उनका जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, उन सब बातों का अध्ययन हम इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ऐसा प्रेस्कॉट महोदय ने कहा था। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हमने इसका विकास देखा कि इसका ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ, और उस ऐतिहासिक विकास के बाद में हमने इसकी परिभाषाओं को जाना, और इनकी परिभाषाओं से हमने ये कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक भूगोल राज्य का अंतर संबंध व्यक्त करने वाली भूगोल है, और इस राज्य का अंतर संबंध जो होता है वो भौगोलिक स्वरूप से जुड़ा होता है, और भौगोलिक स्वरूप और राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो राजनीतिक भूगोल का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ये जो राज्य से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं, राज्य से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं, और इन नीति और क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम जो प्राप्त होता है, उन सब का अध्ययन भी इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो हमने इनकी परिभाषाओं को जाना है और इनकी परिभाषाओं को समझा है, क्योंकि परिभाषाएं और जिन जिन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई ये परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के साथ साथ हमने उनकी पुस्तकों को भी समझा है कि किस पुस्तक के अनुसार इन्होंने ये अपनी परिभाषाएं लिखी हैं। तो ये हमारा जो है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत परिभाषाओं का बात हुई। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं अब राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं के बाद में हमारा अगला जो टॉपिक या बिंदु आता है वो आता है हमारा राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र अगला जो हमारा बिंदु है वो है हमारा राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्कोप, पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्कोप। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। स्कोप क्या कहते हैं? अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र, कि राजनीतिक भूगोल के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। अगर हम राजनीतिक भूगोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र जो हैं
वो व्यापक क्षेत्र हैं, वो विस्तृत क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र हैं, क्योंकि राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं के अंतर्गत हमने संपूर्ण राज्य का अंतर संबंध लिया है और राज्य के अंतर संबंध की बात की है। तो इस बात से यह तो पता चलता है, यह तो स्पष्ट होता है कि राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र एक बड़ा ही व्यापक क्षेत्र है। तो इतना तो क्लियर है कि राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र है, भूगोल का क्षेत्र व्यापक है, बड़ा है। ये तो इसकी परिभाषाओं से हमने जान लिया कि राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो संकीर्ण नहीं है, वो एक विस्तृत है, एक बड़ा, एक व्यापक क्षेत्र माना जाता है। अब राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पूरे अगर हम किसी राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य के प्रमुख जो तत्व होते हैं, तो राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं तो समझते हैं। राज्य के प्रमुख तत्व की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हमने इस राज्य का अंतर संबंध देखा था, और राज्य का जब हम अंतर संबंध की बात करते हैं तो राजनीतिक भूगोल के अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र होता है, एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य के अंतर्गत भी कुछ तत्व होते हैं। तो राज्य के अंतर्गत जो तत्व होते हैं, प्रमुख जो तत्व होते हैं, वो 3 प्रमुख तत्व होते हैं राज्य के। सबसे पहला तत्व होता है क्षेत्र, उसके बाद में मानव और उसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था। तो राज्य के अंतर्गत जो 3 प्रमुख जो तत्व होते हैं उसमें सबसे पहला आता है क्षेत्र, और सेकंड नंबर का जो आपका तत्व आता है मानव, और जो थर्ड नंबर का तत्व आता है राजनीतिक व्यवस्था। इन 3 तत्वों को अगर हम देखें तो हम इन 3 तत्वों से जानकारी हासिल करते हैं कि राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र, एक विस्तृत जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण राज्य का अंतर संबंध व्यक्त किया जाता है। और इस राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, 3 प्रमुख तत्व हैं। उसमें पहला जो आपका है वो क्षेत्र आता है, राज्य का क्षेत्र कितना विस्तृत है। दूसरा, राज्य के अंतर्गत कितना जन समुदाय या मानव है। और तीसरी बात आती है कि उसकी किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य के 3 प्रमुख तत्व हैं। ये तीनों राज्य के तीनों प्रमुख अंग जो इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत समायोजित हैं। और इन तीनों प्रमुख अंगों में से क्षेत्र, मानव और राजनीतिक व्यवस्था में से अगर कोई सा भी एक अंग या कोई सा भी एक तत्व अगर हट जाए तो फिर राज्य का अस्तित्व नहीं रहता है। अगर इन राज्य के 3 प्रमुख तत्वों में से अगर कोई सा एक तत्व अगर हट जाए तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, वापस से ध्यान से इस बात को गौर से सुने कि राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र, राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र है, स्कोप जो है, वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। क्योंकि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य को समायोजित किया है, अर्थात राज्य का अंतर संबंध ज्ञात किया है। तो इस राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के अंतर्गत जो प्रमुख जो 3 तत्व होते हैं, तो इन राज्य के इन 3 तत्वों में से अगर किसी भी एक तत्व की अगर कमी हो जाए तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि राज्य के इन तीनों ही, राज्य के विकास के लिए इन तीनों ही तत्वों की, तीनों ही अंगों की बहुत महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता होती है। अगर कोई सा भी अगर एक तत्व इसमें से अगर समाप्त हो जाता है तो ये राज्य जो है अपना अस्तित्व खो देता है। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक भूगोल, जिस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो है अगर हम एरिया की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, तो बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र को समायोजित करके जो है इसका कार्य किया गया है। इसमें संपूर्ण राज्य के 3 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई सा भी अगर एक तत्व कम हो जाता है तो राज्य जो है अपना अस्तित्व, राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परिणाम यह है कि राजनीतिक भूगोल के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो आता है सबसे पहले राज्य का भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन। राज्य के भौगोलिक
स्वरूप का अध्ययन। राजनीतिक जो भूगोल है, उस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसके अंतर्गत आपके राज्य के जो भौगोलिक जो दशाएं हैं उनका जो अध्ययन है, उनका जो विस्तार है वो सारे आते हैं। भौगोलिक क्षेत्र का कहाँ तक विस्तार है, उसका किस तरह का भौगोलिक वातावरण है, ये और उसकी राज्य की कितनी सीमाएं हैं, राजनीतिक सीमाएं हैं, इन सब का जो अध्ययन है वो इसके भौगोलिक स्वरूप में किया जाता है। वापस से मैं दोहराता हूँ कि जो हमारे राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र है, इस राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इसमें राज्य के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। तो राज्य के भौगोलिक स्वरूप की अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य के भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत राज्य के भौगोलिक स्वरूप का विस्तार, पहली बात हो गई कि इस राज्य का कितना विस्तार है। दूसरी बात हो गई कि उसका भौगोलिक जो स्वरूप का जो विस्तार है तो फिर उसकी सीमाएं, उसकी किस तरह की सीमाएं फैली होंगी, अर्थात उसके भौगोलिक स्वरूप में उसका विस्तार, विस्तार के बाद में उसकी सीमाएं, सीमाओं के साथ साथ वहाँ का वातावरण। अगर हम भौगोलिक स्वरूप के अध्ययन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये बातें हमें स्पष्ट करती हैं कि हमें राज्य का विस्तार देखना पड़ेगा, राज्य की भौगोलिक सीमाओं को जानना पड़ेगा और वहाँ के वातावरण को समझना पड़ेगा। अर्थात राजनीतिक भूगोल जो राज्य के भौगोलिक स्वरूप का एक अध्ययन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है समायोजित किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत भौगोलिक स्वरूपों का विस्तार, भौगोलिक स्वरूपों की सीमा तथा वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। दूसरा महत्वपूर्ण है राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो है वहाँ के प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन। प्राकृतिक संसाधनों का जो अध्ययन का कार्य है वो भी एक राजनीतिक भूगोल का एक विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत हमारी खनिज हैं, खनिजों के साथ साथ परिवहन हैं और आर्थिक संसाधन जुड़े हुए। अगर हम खनिज इसकी बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमारी खनिज के साथ साथ हमारा परिवहन के साथ साथ हमारी अन्य आर्थिक संसाधन हैं। आर्थिक जो संसाधन हैं वो आर्थिक संसाधन भी हमारे इस प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक भूगोल के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का भी एक महत्वपूर्ण भाग जो है इसमें शामिल है, जिसमें हमारी खनिज, परिवहन और हमारे अन्य जो हैं आर्थिक संसाधन माने जाते हैं। इसके बाद में हमारे राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या का अध्ययन, राज्य की जनसंख्या का अध्ययन जो है वो भी हमारा इस राजनीतिक भूगोल का एक विस्तृत क्षेत्र माना जाता है कि राज्य के अंतर्गत जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो है किस तरह से फैली हुई है, उसमें धर्म, जाति, समुदाय, इन सभी को जो है सम्मिलित किया है राज्य की जनसंख्या के अध्ययन के अंतर्गत कि वहाँ की सामाजिक तथा प्रजातिक स्वरूपों का अध्ययन। इस राज्य की जनसंख्या के अध्ययन में वहाँ की सामाजिक और प्रजातीय अध्ययन का कार्य किया जाता है, जिसमें हमारा सामाजिक और प्रजातीय जो अध्ययन है उस सामाजिक प्रजाति और अध्ययन में यहाँ धर्म, प्रजातियाँ जो हैं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। अर्थात राज्य का भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन का कार्य जो हमारे राजनीतिक भूगोल का एक क्षेत्र माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन का राजनीतिक भूगोल का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। राज्य की जनसंख्या का अध्ययन करना ये राजनीतिक भूगोल का एक तीसरा बड़ा क्षेत्र है। साथ ही साथ राजनीतिक समझौते जो होते हैं उनका जो अध्ययन है वो भी इसके अंतर्गत जो है बड़ा क्षेत्र माना जाता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमारे विश्व की राजनीतिक जो घटनाएं हैं,
विश्व की राजनीतिक घटनाएं, विश्व की राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ भौगोलिक उपक्रमों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। जो हमारे भौगोलिक उपक्रम हैं उनका भी जो है इसके अंतर्गत समावेश किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। राज्य का जो निर्वाचन जो है, राज्य का निर्वाचन जो प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्य के अंतर्गत निर्वाचन प्रणालियों का इसके अंतर्गत जो है राज्य की जो समस्त गतिविधियां हैं उन राज्य की समस्त गतिविधियों का जो एक बड़ा क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत राज्य का अंतर संबंध, जिसमें राज्य की गतिविधियां, जो भी गतिविधियां हैं जिसमें क्षेत्रीय जो गतिविधियां हैं वो समस्त क्षेत्रीय गतिविधियां, क्षेत्रीय संगठन हैं, विश्व संगठन है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय संगठन, विश्व संगठन, क्षेत्रीय संगठन, विश्व संगठन, इन सभी संगठनों की बात जो है इस राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। इस बात को हम वापस से रिवाइज करते हैं और हम फिर पुनः हम राजनीतिक भूगोल के क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक भूगोल की जो परिभाषाएं थी उन राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं से ये स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक भूगोल राज्यों का अंतर संबंध व्यक्त करती है और राज्यों का अंतर संबंध वहाँ की भौगोलिक स्वरूप पर निर्भर करता है। उन्हीं परिभाषाओं से इस बात से हम परिचित हो गए कि राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र छोटा क्षेत्र नहीं है, एक बहुत बड़ा और एक विस्तृत क्षेत्र है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमारा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें हमने पूरे राज्य के बारे में चर्चाएं की हैं, तो राज्य के प्रमुख तत्व जो हैं या प्रमुख जो अंग हैं वो 3 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं राज्य में। पहला क्षेत्र, दूसरा मानव और तीसरा राजनीतिक व्यवस्थाएं। ये जब राज्य के अंतर्गत तीनों तत्वों में से कोई सा भी एक तत्व अगर समाप्त हो जाए तो राज्य का अस्तित्व नहीं रहता है। और इसी दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र जिसके अंतर्गत सबसे पहले भौगोलिक स्वरूप का हमने अध्ययन देखा कि जितना भी राज्य का भौगोलिक स्वरूप है वो राज्य का भौगोलिक स्वरूप हमारे इस राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में आता है। राज्य के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सारे के सारे हमारे इस राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। राज्य की जितने भी हमारा जो जनसमूह है वो जनसमूह या जनसंख्या राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में आते हैं। राज्य के साथ साथ जितने भी हमारे राजनीतिक समझौते हो रहे हैं वो हमारे इस राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में आते हैं। राज्य के अंतर्गत होने वाली जो समस्त गतिविधियाँ हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर हों, चाहे वो हमारे विश्व स्तर पर हों, या चाहे हमारे क्षेत्रीय संगठन हों, चाहे हमारे विश्व संगठन हों, चाहे हमारी शांति व्यवस्था हों, चाहे हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हों, राज्य की समस्त गतिविधियां जो हमारे राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में समायोजित हैं। साथ ही साथ राज्य की निर्वाचन प्रणाली, समस्त राज्य के अंतर्गत होने वाले निर्वाचन प्रणालियों को हमने इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत समायोजित किया है। विश्व की राजनीतिक घटनाएं, पूरे विश्व में होने वाली राजनीतिक स्तर पर होने वाली घटनाओं का जो अध्ययन का कार्य है वो राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र माना जाता है। हमारे यहाँ के भौगोलिक जो उपक्रम हैं उन भौगोलिक उपक्रमों को भी हमने इस राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में समायोजित किया है। साथ ही साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हमने बना रखे हैं, इंटरनेशनल जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों का भी अध्ययन जो है वो इस राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में ही सबसे व्यापक माना जाता है, से संबंधित माना जाता है। अतः राजनीतिक भूगोल का जो क्षेत्र हुआ, जो राजनीतिक भूगोल का जो स्कोप हुआ वो एक विस्तृत स्कोप है। उस विस्तृत स्कोप के अंतर्गत हम समस्त प्रकार की राज्य की जो गतिविधियां हैं
राज्य के जो अंतर संबंध हैं, राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो संबंध हैं, राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते और संगठन हैं उनके साथ जो संबंध हैं, उन सभी क्षेत्रों को इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत समायोजित किए हुए हैं। अर्थात राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र एक विस्तृत और एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मैंने आपके जो टॉपिक के अंतर्गत ये प्रमुख बातें जो लिखी हैं, इन प्रमुख बातों से आपको इतना सा समझ में आया होगा कि राजनीतिक भूगोल राज्य से जुड़ा हुआ समस्त जो गतिविधियां हैं राज्य की, उन समस्त गतिविधियों के अंतर्गत जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हमने जो इसकी परिभाषाओं को जाना था, उन परिभाषाओं को समझा था, उन परिभाषाओं के अंतर्गत हमने ये जान लिया कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्यों का अंतर संबंध होता है, और राज्यों का अंतर संबंध जो होता है वहाँ के भौगोलिक स्वरूप पर निर्भर करता है। और भौगोलिक स्वरूप जो है, राज्य का भौगोलिक स्वरूप के साथ जो अध्ययन का कार्य है वो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अगर हम क्षेत्र की बात करें, स्कोप की अगर हम बात करें, तो इसके स्कोपों के अंतर्गत जो हमारा राज्य होता है, उस राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख तत्व होते हैं, और उन 3 प्रमुख तत्वों के अंतर्गत क्षेत्र, मानव और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो प्रमुख मानी जाती हैं किसी भी राज्य की। जो राज्य के लिए अगर कोई सा भी एक तत्व, अगर राज्य का कोई सा भी एक अंग अगर इसमें से समाप्त कर दिया जाए तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आज के इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने 2 टॉपिकों को क्लियर किया है। सबसे पहले हमने राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं को समझा है, और हमने आपको प्रमुख भूगोलवेत्ताओं की राजनीतिक भूगोल की जो परिभाषाएं बताई हैं। उसके बाद में हमारा जो आपका दूसरा जो टॉपिक था कि राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र अर्थात स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमने परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकाला था, उसी आधार पर हमने राजनीतिक भूगोल के यानी कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी को हमने समझा है। और स्कोप ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक विस्तृत, एक बड़ा ही जो है विस्तृत या बड़ा एक क्षेत्र है जो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत समायोजित है। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से हमने 2 जो है आपको टॉपिक क्लियर कराए हैं। धन्यवाद। अगला जो है टॉपिक आपका राजनीतिक भूगोल के अन्य विज्ञानों के साथ रिलेशन का होगा, जो अगली वीडियो में कराया जाएगा। धन्यवाद।